आज इस वीडियो में हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है, हिस्ट्री के अंतर्गत हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ तिब्बत से हिंदुस्तान की तरफ एक नदी आती है, तिब्बत या मानसरोवर झील है। कौन सी है? एक झील है यहाँ पे, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील के नजदीक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाबू सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु। लेकिन इस सिंधु नदी को यूनानी लोग इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस नदी। तो अगर मैं सिंधु की बात करूं तो ये नदी हिंदुस्तान में प्रवेश करती है, फिर पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में बहती है, और जम्मू कश्मीर में बहने के बाद जो है ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है, और पाकिस्तान में बहने के बाद ये कराची बंदरगाह के नजदीक जो है ये समुद्र में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी के दोनों किनारों पर आद्य ऐतिहासिक काल के दौर में एक सभ्यता पनपी। उस सभ्यता को हमने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों नाम दिया सिंधु घाटी? क्योंकि सिंधु नदी की घाटी में दोनों ओर ये सभ्यता पनपी थी, ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, इसलिए हमने इसको नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। अगर मैं इंग्लिश में बात करें तो क्या कहा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन अगर बात करें, देखो सिंधु नदी अकेली नदी नहीं है, वो इस नदी में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, जैसे सतलज है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है ना। ये बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसी सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है सभी आप देखोगे, जिसमें से ब्यास इधर ही रह जाती, बाकी सब नदियां जाके सिंधु में मिलती है, पाकिस्तान जाके, और फिर सिंधु नदी सबका जल ले जाके कराची बंदरगाह में छोड़ दे। तो इस नदी और इसकी सहायक नदी घाटियों में एक जो सभ्यता पनपी, हमने उसको नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता, या अगर इंग्लिश में बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। पॉइंट है सर, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, अगर हम इसके 4 बिंदुओं की बात करें, इसके 4 किनारे कौन से थे, तो इनके 4 किनारे की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर। कौन सी थी बताओ तो? जम्मू कश्मीर का पॉइंट कौन था भाई? जोर से बोलो। तो जम्मू कश्मीर में जो पॉइंट था वो था हमारा मांडा। कौन था? मांडा। तो इसका सबसे नॉर्थन पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो था मांडा। ठीक है कि नहीं? अब इसका साउथर्न पॉइंट आते हैं, तो इसका साउथर्न पॉइंट यहां महाराष्ट्र में था, वो था दैमाबाद। कौन सा था? दैमाबाद। अब आप कहते हैं इसके पूर्वी पॉइंट की, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी पॉइंट की, उसका पूर्वी पॉइंट था, जल्दी बताओ कौन सा था? वो था आलमगीर। आलमगीर कौन सी नदी किनारे? ये था हिंडन नदी किनारे। देखो मांडा कौन सी नदी किनारे था? जल्दी बताओ भाई। मांडा जो था वो चिनाब नदी किनारे था। बहुत बढ़िया। तो मांडा जो था वो चिनाब नदी किनारे था। बहुत अच्छी, शाबाश। आलमगीर हिंडन नदी किनारे। कौन सी? हिंडन। दैमाबाद प्रवरा, गोदावरी की सहायक नदी है। बहुत अच्छी, जोर से बोलो अगर बताओ मुझे। प्रवरा नदी किनारे। और अगर मैं यहाँ जो है एक जगह और थी, कौन था? सुतका गेंडोर। क्या नाम था? सुतका गेंडोर। गेंडोर पाकिस्तानी का हिस्सा, गेंडोर अफगानिस्तान पाकिस्तान को टच वाला है। और कौन सी नदी थी? दाश्क नदी। ये इसके 4 पॉइंट थे। अगर हम इनको देखें, इस 4 पॉइंटों को मिलाएं इस तरीके से, तो थोड़ा अगर आलमगीर थोड़ा बाहर निकल जाएगा तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास ये त्रिभुजाकार आकार में ये सभ्यता पनपी थी। तो कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में थी, तो ये थी त्रिभुजाकार आकार में। कौन से आकार में? त्रिभुजाकार आकार में। ठीक है कि नहीं? हमने इसके 4 बिंदुओं की बात कर दी। मांडा जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे। ठीक है, नॉर्थ में। साउथ में दैमाबाद कौन सी नदी किनारे? प्रवरा। पूर्व में आलमगीर कौन सी नदी किनारे? अच्छा, आलमगीर है कहाँ? मेरठ यूपी में। कहाँ है? मेरठ यूपी में जो है ये आलमगीर। और पश्चिमी पॉइंट था सुतका गेंडोर, दाश्क नदी किनारे। ठीक है कि नहीं? तो यह 4 हमने इनके पॉइंटों की बात करी। ठीक, इनके बीच, इसी पॉइंट के बीच में त्रिभुजाकार आकार में लगभग जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक, अब बात करते हैं इसके बारे में कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये क्या थी, किस तरीके की थी। देखो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बाबू, कहते हैं, विद्वान कहते हैं, अभी इस बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन विद्वान कहते हैं कि जो है एक बार सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आई, और इस सिंधु नदी की भयंकर बाढ़ ने पूरे के पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। ठीक, और पूरा का पूरा जो है उस बाढ़ में दब करके जमी दोज हो गई पूरी सिंधु घाटी सभ्यता। तो फिर हमें पता कैसे चला बाद में कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? देखो
एक्चुअली में 1820 में, देखो समय की बात करते हैं, 1820 में एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। किसने की? चार्ल्स मैसन ने। लेकिन उस दौर की सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हैं उस दौर में हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इस ओर। ठीक 100 साल बाद, करीब 1920 में, 100 साल बाद कितना, 1920-21 में, 20-21 में जॉन मार्शल जो थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक थे। क्या नाम था? जॉन मार्शल। और उन्होंने 2 लोगों को अपॉइंट किया। पहले का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे का नाम था राखल दास बनर्जी। 2 लोग, देखो जरा, 2 लोग, क्या नाम बोला मैंने? दयाराम साहनी और दूसरे राखल दास बनर्जी। ठीक है कि नहीं? इन 2 लोगों को अपॉइंट किया और इनको पाकिस्तान में भेजा। उन्होंने कहा भैया चार्ल्स मैसन बता चुके हैं कि जहां आज पाकिस्तान के ये इलाके हैं, इन इलाकों में कभी एक सभ्यता निवास करती थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को बोला कि भैया उत्खनन करो और बताओ क्या वहां सच में सभ्यता थी। तो सबसे पहले 1820-21 में 1920-21 में खुदाई हुई और इस खुदाई के दौरान जो है पता लगाया गया कि वास्तव में वहां एक सभ्यता थी। अब उस सभ्यता के बारे में बात करते हैं। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, इन दोनों ने सबसे पहला स्थल जो सिंधु नदी किनारे खोजा, उस स्थल का नाम था हड़प्पा। कौन सा खोजा? हड़प्पा। उन्होंने हड़प्पा खोजा। पहला स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग केंद्र माना जाता है। लगभग यहाँ पे था हड़प्पा, केंद्र माना जाता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हमने एक नाम दिया कि भैया ये हड़प्पा सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा जो थी वो कौन सी नदी किनारे था? हमने कहा रावी नदी किनारे, क्योंकि रावी जो थे वो किसके पार्ट था? सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो ट्रिब्यूटरी थी, यानी सहायक नदी थी। आज भी हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी किनारे है। यहाँ उत्खनन किया गया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक। दूसरा स्थल इन्होंने जो खोजा वो था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। ये दूसरा स्थल खोजा गया दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के द्वारा। दूसरा स्थल खोजा गया। ये जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी किनारे था, पाकिस्तान में जो था ये खोजा गया। थोड़ा मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर देते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो बड़ा फेमस था। देखो, हड़प्पा से हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट भवन मिला खुदाई में, उसका नाम था हड़प्पा का क्या? जल्दी बताओ भाई। अरे हड़प्पा से हमें क्या मिला? अन्नागार मिला। अन्नागार। ठीक। अन्नागार का मतलब क्या होता है? कि जहां अन्न का भंडार किया जाता है। तो हड़प्पा से हमें अन्नागार मिला और मोहनजोदड़ो से जो हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली वो क्या थी? स्नानागार। क्या मिला? स्नानागार। मतलब जहां जो है उस दौर में लोग स्नान करते थे उसे स्नानागार कहा गया। ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, वो थी अन्नागार। कौन सी थी? अन्नागार। ठीक। तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा थोड़ा बात की। देखो, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो ये त्रिभुजाकार आकार में फैली है और इसका जो क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था इस सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल। ठीक। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो ये थी बाबू सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे स्थल खोजे गए, हिंदुस्तान में भी खोजे गए, पाकिस्तान में भी खोजे गए। इसके बाद वाली क्लासों में मैं उन बातों पर बात करूंगा कि कौन कौन से स्थल यहाँ से खोजे गए। ठीक। अब हम शुरुआत करते हैं कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस तरीके की थी, क्या क्या थी। देखो, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। और मैं और एक बात बता देता हूं, इस दौर में कांस्य की खोज हो गई थी, कांसे की खोज हो गई थी। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। कांस्य सभ्यता भी इस दौर को कहा जाता है। ठीक। क्योंकि उस दौर तक कांसे की खोज हो गई थी तो यह कांस्य सभ्यता कहा जाता है। लेकिन ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय। क्यों कहा गया इसे नगरीय सभ्यता? क्योंकि इस दौर में लोग जो थे वो नगरों में निवास करते थे। कहां निवास करते थे?
नगरों में, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? नगरीय सभ्यता। ठीक है, और आगे बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की, कि नगरीय कैसे सभ्यता है। देखो, लोग नगरों में निवास करते थे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। नगर कैसे थे भैया? नगर में जो अगर आप सड़कें देखोगे, जैसे आज प्लॉटिंग होती कि नहीं, तो समकोण पर सड़कें कटती थी। कैसे कटती थी? समकोण पर सड़कें कटती थी। तो जो सड़कें जो होती थी वो समकोण पर कटती थी। और क्या क्या थे? नगर किस तरीके का था? अगर मैं नगरीय विन्यास की बात करूं तो देखो, जो नगरों के घर थे, जो घर थे, उनके जो दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे? दरवाजे जो थे वो कहाँ खुलते थे? उनके ठीक अपोजिट, यानी गलियों में खुलते थे। गलियों में खुलते थे। कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते। लेकिन लोथल एकमात्र नगर था जिसके दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़कों पर खुलते थे। बाकी सबके नोस में खुलते थे। अच्छा, नगर की और बात करते थे। दरवाजे की तो चलो हमने बात करी। पद्धति कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में घरों को बनाने में जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता था, जिस डिजाइन का प्रयोग किया जाता था, उसे कहा जाता था ग्रीड पद्धति। क्या कहा जाता था? ग्रीड पद्धति। तो ग्रीड पद्धति का जो है उस दौर में घरों को बनाने में किया जाता था। नगर किस तरीके के होते थे? अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि ठीक है, सड़कें समकोण पर कट रही है, दरवाजे गलियों में खुल रहे हैं, लोथल छोड़ करके पद्धति आपने ग्रीड अपनाई, लेकिन नगर किस तरीके के थे? देखो, जो पूरा नगर होता था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो पूरा नगर था बाबू, वो नगर कैसा था? वो दो भागों में डिवाइड था। कैसे? दो भागों में। जो उच्च स्थल था, यानी जो थोड़ा ऊंचे स्थल थे, यानी थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग था, वहां पर राजा लोग, शासक वर्ग निवास करता था, शासक परिवार निवास करता था। ठीक है, शासक परिवार, उनके मंत्री संतरी सभी लोग निवास करते थे। जबकि जो निचला स्थल था, वहां पर कौन निवास करता था? सामान्य जनता निवास करती थी। कौन करती थी? सामान्य जनता निवास करती थी। ठीक है, बताओ। तो इस तरीके की, भैया मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहले हम नगरों में निवास करते थे, लेकिन बाद में सिंधु घाटी में बाढ़ आई और हमने फिर गांवों की ओर मूवमेंट कर दिया। ठीक, तो नगर विन्यास बड़ा इंपॉर्टेंट था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हमारा नया टॉपिक है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है अनेक स्थानों पर जो है खुदाई की गई है। बहुत सारे स्थल है, इतनों को तो बारे में हम बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है जिनके बारे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो स्थल कहाँ है, वो किस नदी किनारे है, और वहां की खुदाई किसने करी? आप जानते हैं हिंदुस्तान में खुदाई एक ही डिपार्टमेंट करता है, वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, स्टेट का भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जिसे आप शॉर्ट में ASI कहते हैं। क्या कहते हैं? ASI। तो स्थल की बात करते हैं, वो स्थल कहाँ है? नदी किनारे। उत्खनन करता कौन था, और अभी वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है? अब ऐसे कई जगह प्रांत लिखे हुए पाकिस्तान के, वो पेपर में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने उनके स्टेट के नाम भी नहीं लिखे, हमने सीधे पाकिस्तान कर दिया। देखिए, पहला स्थल था हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। आप जानते हैं सबसे पहले जहां खुदाई हुई वो हड़प्पा था। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी किनारे। आप जानते हैं ना कि जो सिंधु नदी है उन्हीं की सहायक नदियां रावी, सतलज, सिंधु, ब्यास, है ना, सब उन्हीं की सहायक नदियां हैं। तो सब जाकर के किस में मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाते हैं। सिंधु के इंग्लिश में इंडस कहते हैं, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में महत्वपूर्ण नाम है हड़प्पा का। तो हड़प्पा नदी, रावी नदी किनारे उत्खनन करता थे राखल दास बनर्जी, उनके साथ माधो स्वरूप वत्स भी थे, लेकिन इंपॉर्टेंट थे राखल दास, दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। उत्खनन करता जो थे वो दयाराम साहनी। वर्तमान स्थिति है हड़प्पा की पाकिस्तान में। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। क्या है? हाँ, नदी बताओ, जोर से बोलो। सिंधु नदी। और उत्खनन करता थे राखल दास बनर्जी। और वर्तमान में अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरे नंबर पे जोर से बोलो, चन्हूदड़ो। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और उत्खनन करता यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के उस दौर में जिन्होंने वहां पे खुदाई करवाई थी वो थे अर्नेस्ट मैके। ये जगह भी चन्हूदड़ो पाकिस्तान में पड़ती है। अगला है सुत्का गेंडोर। क्या है? देखो, बहुत महत्वपूर्ण है, दास्क नदी किनारे है, दास्क नदी किनारे। और ऑरेल स्टेइन उत्खनन करता थे, और जो वर्तमान स्थिति है उसकी वो भी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, सुत्का गेंडोर पाकिस्तान में। ओके, अगला है कालीबंगा। कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे। अब ये भारत के स्थान आगने लग गए हैं। घग्गर नदी किनारे है। ढूंढने वाले दो लोग हैं, बीबी काल, काल है बाबू, ये काल लिखा हुआ, काल, बीबी काल, और BK थापर, ये दो लोग हैं। और ये जगह पड़ता है
राजस्थान में कालीबंगा। अगला है रंगपुर, क्या है? रंगपुर। भादर नदी किनारे, कौन सी नदी? भादर नदी किनारे है। और उत्खनन करता है, खुदाई कराने वाले हैं SR राव साहब। और वर्तमान स्थिति है इसकी गुजरात में। इसके अलावा लोथल जो है वो बहुत प्रमुख स्थल है लोथल, ये भोगवा नदी किनारे। SR राव इसको ढूंढने वाले थे और ये भी कहां पड़ता है? गुजरात में। अगला स्थल है धौलावीरा, क्या है? धौलावीरा। कौन सी नदी किनारे है? मासर नदी किनारे। उत्खनन करता JP जोशी और RS बिष्ट। और वर्तमान स्थिति क्या है? गुजरात का कच्छ जिला। ठीक है। अब अगला है रोपड़, बहुत फेमस है रोपड़, सतलज नदी किनारे है। और उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा और जगह पड़ती है पंजाब में। कहां पड़ती है? पंजाब। अगला स्थल है बनावली, बनावली सरस्वती नदी किनारे, अदृश्य सरस्वती मान लो। और RS बिष्ट जो है उत्खनन करता थे और जगह पड़ती हरियाणा में। कहां पड़ती है? हरियाणा। अगला है आलमगीर, कौन सा है? आलमगीर, हिंडन नदी किनारे। कौन सी नदी? हिंडन। और उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा और जगह है मेरठ यूपी। देखो, तो अभी हम जो समझे हैं वो ये कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है वो किस नदी किनारे हैं, वो वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, और जो है उनको उत्खनन करने वाले यानी कि खुदाई करने, उन स्थलों की खुदाई करने वाले लोग कौन है। ठीक है।